जब सत्ता की मलाई खानी होती है तो चाटुकारों की कतार लग जाती है, लेकिन जब सामने से दिल्ली की पूरी सल्तनत सीबीआई, ईडी और पैसे से भरी बोरियां लेकर खड़ी हो, तब कमजोर घुटने वाले नेता अक्सर अपना रास्ता बदल देते हैं। राजनीति का एक नियम है दोस्तों, डूबते जहाजों से चूहे पहले भागते हैं, लेकिन असली कप्तान तो वो होता है ना जो लहरों के थपेड़ों के बीच में भी खड़ा हो, जो ये कहे कि जहाज डूबेगी नहीं, मेरे पे भरोसा रखो। अगर पतवार टूट जाएगी तो मैं अपने हाथों से किनारे पर इस जहाज को ले जाऊंगा। इस तरीके के कप्तान को आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ममता बनर्जी कहेंगे और क्या कहेंगे? आज उसी सफेद सूती साड़ी और हवाई चप्पल की उस महिला की बात करेंगे जो दिल्ली के बड़े बड़े सूरवीरों के रातों की नींद उड़ा चुकी है। वो अकेली महिला जिनकी उम्र खुद 70 हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो फौलादी इरादा है उसने न जाने कितने नेताओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। दोस्तों, राजनीति में जब कोई नेता संकट में होता है तो अमूमन बंद कमरे में अपनी रणनीति तैयार करता है, बैठक करता है। वो दिल्ली के आकाओं के सामने आत्मसमर्पण का रास्ता ढूंढता है। लेकिन कोलकाता की एक ऐसी आवाज जो ये कहती है कि जिसे जाना है वो जाए, रास्ता खुला है, निकल जाओ, मैं अकेली खड़ी रहूंगी, जरूरत पड़ी तो पार्टी के दफ्तर की दीवारों को खुद ही अपने हाथ से पेंट करूंगी। इस लाइन की गहराई आप समझ पा रहे हैं? ये कोई साधारण राजनीतिक बयान नहीं है, समझिए आप। ये उस अहंकार पर सीधा तमाचा है जो ये समझता है कि नेताओं को खरीदो और उनकी पार्टी तोड़ दो। जनमत बदल सकता है जो ये सोचता है, उसी को ये समझना है। ममता बनर्जी ये बयान देकर ये साबित कर रही हैं कि वो ड्राइंग रूम वाली लीडर नहीं है, वो उस दौर की नेता हैं जिस दौर में उन्होंने ऐसी ऐसी राजनीति देखी है। वो अकेले वामपंथियों के 34 साल के किले को ढहा चुकी हैं। वो महिला है। आज जब केंद्र में सत्ता में बैठे लोग हर तरफ राज्य में जहां विपक्ष मौजूद है वहां जांच एजेंसियों की जाल बिछा देते हैं, विधायकों के पीछे लालच का एक थैला टांग देते हैं और इसी तरीके की चीजें कर रहे हैं, तब एक 70 साल की महिला का एक अलग ही तेवर दिखता है जो अपने आप में एक अलग एहसास देता है। उम्र सिर्फ एक कागज का नंबर है, ये बात हमने आज जान ली। उम्र किताबों में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन उम्र, जिस उम्र में अमूमन इंसान जो है वो आराम तलब हो जाता है, इंसान आराम खोजने लगता है। 70 साल की उम्र बहुत होती है दोस्तों। रिटायरमेंट 7 साल में ही हो जाती है। 60 ईयर्स में सरकारी संस्थाओं में रिटायरमेंट दे दिया जाता है। लेकिन 70 साल की महिला ममता बनर्जी सड़कों पर उतरने की बात कर रही हैं। पार्टी में कोई भी ना हो, मैं अकेले पार्टी को चलाऊंगी, इस तरीके की बात कर रही हैं। सोचिए, ये बात दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं के लिए कितनी बुरी बात हो सकती है, उनको कितना परेशान कर सकती है। वो नेता जो दिन में 4 बार कपड़े बदलता हो, जो लाखों का सूट पहनता हो, लाखों के सूट में रैलियों में जाता हो, उसके सामने एक मामूली सी साधारण साड़ी और हवाई चप्पल वाली महिला ये कहती है कि मैं तुम्हारे संस्थानों से नहीं डरती, तुम्हारे संस्थानों की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम अपनी सीबी, ईडीआई कुछ भी ले आओ, मैं उससे डरने वाली नहीं हूं। अगर मेरे सारे नेता भी तुम खरीद लो तो भी मैं जमीन पर जाऊंगी, जनता के बीच बैठूंगी और फिर से शून्य से शुरुआत करूंगी। समझ रहे हैं आप, ये कितना बड़ा हौसला है। राजनीति में पद खरीदे जा सकते हैं दोस्तों, लेकिन जो जज्बा होता है ना, वो बाजार में कभी खरीदा नहीं जाता। और इसी जज्बे के दम पर बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। अब जरा क्रोनोलॉजी समझिए। बड़े नेता बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वही एक शब्द है क्रोनोलॉजी। बंगाल को जीतने के लिए भाजपा ने क्या कुछ नहीं किया। 2021 का चुनाव याद कीजिए, ऐसा लग रहा था जैसे देश की पूरी सरकार ने दिल्ली छोड़ दी हो। सबने बंगाल में डेरा डाल दिया था। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, दर्जनों केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री की अपनी फौज, सब के सब एक ही मिशन पर आए थे, दीदी को हराना है। लेकिन नतीजा क्या हुआ था? जनता ने दिखा दिया था कि एक तरफ सत्ता का भीषण अहंकार है, असीमित पैसा है, गोदी मीडिया का भोपू है, लेकिन इसके बावजूद दूसरी तरफ एक महिला है जिसका पैर टूटा है, वो व्हीलचेयर पे बैठी है, उसके बावजूद अकेले पूरे कारवां का मुकाबला कर रही है। इतिहास गवाह है दोस्तों, जब जब किसी जमीनी नेता को परेशान होना पड़ा है, उसे हर तरफ से घेरा गया है,
तब जनता साथ खड़ी हुई है, ये इतिहास बताता है। ममता बनर्जी का ये कहना है कि पार्टी को फिर से खड़ा कर देंगे। ममता बनर्जी ये कहती हैं कि पार्टी को फिर खड़ा किया जाएगा। ये दर्शाता है, ये बताता है कि वो जानती हैं कि अंदरूनी तौर पर चल क्या रहा है। वो जानती हैं कि सत्ताधारी जो पार्टी है वो किस तरीके से पार्टी के नेताओं को डरा रही है। भय आज की राजनीति का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। अगर आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आपके घर सम्मन भेजा जाएगा। अगर आप चुप रहेंगे या उनके साथ चलेंगे तो आप अचानक से पवित्र हो जाएंगे। इस माहौल में ममता बनर्जी का ये स्टैंड लेना, जो जाना है वो जाए, वास्तव में उन कायर नेताओं को एक संदेश देना है। वो कह रही हैं कि जो डर कर पाला बदलने की सोच रहे हैं, ममता उन्हीं को जवाब दे रही हैं। ममता जब ये कहती है ना कि मुझे ऐसे नेताओं की बैसाखी की जरूरत नहीं जो हवा का रुख देखकर बह जाते हों, बदल जाते हों, मुझे तो वो वफादार कार्यकर्ता चाहिए जो धूप में, बरसात में, सड़कों पर झंडा लेकर खड़ा हो। ये कहना बहुत बड़ी बात है। ममता जानती हैं कि वो किस खराब सिचुएशन में बंगाल को संभाल रही हैं। ऐसे में वो ये कह दें कि जो चुनिंदा लोग बचे हैं वो भी जा सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये जो ममता ने कहा है, ये मतलब इसको परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। लेकिन थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। आप याद कीजिए मुकुल राय और शुवेंदु अधिकारी को। एक जमाने में ये ममता बनर्जी के बाएं और दाहिने हाथ हुआ करते थे। इन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, भाजपा के नेताओं ने ही लगाए थे। मोदी जी मंच से न जाने कितनी बार शुवेंदु अधिकारी को न जाने क्या कुछ कह चुके थे। फिर अचानक क्या हुआ, नारद और शारदा घोटाले में आरोपी नेता भाजपा के मंच पर नजर आने लगे। जैसे ही उन्होंने भगवा गमछा ओढ़ा, वैसे ही सारे पाप धुल गए। देश की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन, उसका काम ही यही है ना। ऐसे ही तो होता है। उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटा गया और वो अचानक से पाक, साफ और ईमानदार हो गए। जो लोग कल तक ममता बनर्जी के चरणों में बैठकर टिकट की भीख मांगा करते थे, वो दिल्ली के शाह पर जाकर शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता सब देख रही है। जनता मूर्ख तो है नहीं, उसे पता है कि कौन डर कर भाग गया है और कौन लालच में गया है। ममता बनर्जी का ये बयान जो वो कहती हैं कि अवसरवादियों के मुंह पर एक करारा तमाचा है, जो ममता ने ये कहा है, जब वो कहती हैं कि जरूरत पड़ी तो खुद दफ्तर पेंट करूंगी, अपने दफ्तर को, अपने ऑफिस को खुद ही पेंट कर दूंगी, वो ये याद दिलाता है कि उन्होंने पार्टी का निर्माण किसी कॉर्पोरेट फंडिंग से नहीं किया है। उन्होंने अपने पार्टी को किसी उद्योगपति के इशारे पर नहीं बनाया है। वो खून पसीने की पार्टी है जो ममता ने सींच कर वो पौधा तैयार किया है। टीएमसी जब बनी थी तब उनके पास ना गाड़ी थी, ना दफ्तर थी। खुद दीवार पर चौक से पार्टी का नाम लिखा करती थी ममता बनर्जी। ये ममता जानती हैं। और जो ग्राउंड से उठकर खड़ा होता है ना, उसके अंदर ये हिम्मत होती है। आज भाजपा की ताकत क्या है? उनके पास हजारों करोड़ का चुनाव फंड है। हाँ, वही इलेक्टोरल बॉन्ड वाला। आप सब इस सच को जानते हैं, इस पर चर्चा करने की कोई खास जरूरत नहीं है। उनके पास आलिशान दफ्तर है, बहुत मोटा पैसा है, हर जिले में 5 स्टार जैसे कार्यालय हैं। लेकिन ममता बनर्जी जानती हैं कि राजनीति जो है वो दफ्तरों की भव्यता से नहीं चलती, जनता के दिल की भव्यता से जीती जाती है। उनके पास कितना भी पैसा हो भाजपा के पास, लेकिन ममता ये जानती हैं कि जनता का विश्वास नहीं है। वो सिर्फ खाली कुर्सियों के राजा बने पड़े हैं और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके सत्ता में आ रहे हैं। दोस्तों जरा सोचिए, एक महिला जिसकी उम्र 70 के करीब पहुंच चुकी है, जिसका जीवन अनगिनत शारीरिक हमले झेल चुका हो। अगर आपको याद हो तो याद कीजिए कि कैसे कम्युनिस्ट के ज़माने में उन पर एक जानलेवा हमला हुआ था, सिर पर चोट लगी थी। उसके बाद उन्होंने साधारण हवाई चप्पल पहनकर मीलों पैदल चलने की कोशिश की थी। इस उम्र में इतना जज्बा कहाँ से आता है, ये तो समझना बहुत मुश्किल है। ये जोश किस पावर कैप्सूल से आता है, ये कोई नहीं जानता। ये जोश आता है संघर्ष की भट्टी में तपने से। जो नेता सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, जो सीधे राज्यसभा के रास्ते या अपने पिता की विरासत के दम पर मंत्री बन जाते हैं, वो इस जोश को कभी समझ ही नहीं सकते। उनके पल्ले की बात नहीं है, बस की बात नहीं है। जो एसी कमरों में बैठकर ट्वीट करना जानते हैं, जो स्क्रिप्ट इंटरव्यू देना जानते हैं, जो कभी जानते ही नहीं, जिनसे इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, मोदी जी आप इतना काम कैसे कर लेते हैं, आप थकते क्यों नहीं, जो इस तरीके के सवालों का जवाब देते हो वो क्या जाने।
ममता बनर्जी का जोश आज के युवाओं के लिए एक मिसाल बन रहा है। जब विपक्ष के कई बड़े बड़े नेता थक कर बैठ गए हैं या समझौते का रास्ता तलाश रहे हैं, तब एक महिला दहाड़ रही है। उनका ये बयान कि मैं अपनी पार्टी को फिर से खड़ा कर लूंगी, ये दिखाता है कि वो हार मानने वालों में से है नहीं। एक अजीब पर जिद्दी बयान है। उनके जज्बे की मिसाल शायद इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। लोकतंत्र अगर जिंदा है तो ममता बनर्जी जैसे लोगों की वजह से। अगर आपके अंदर तानाशाह के सामने अडिग होकर अड़ने की जिद नहीं है तो लोकतंत्र की रक्षा आप नहीं कर सकते। एक पुरानी कहावत है, बहुत बेहतर लाइन है कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी करना छोड़ दें ये तो गलत बात है। लेकिन ममता के मामले में ये कोशिश सिर्फ कोशिश नहीं है, ये एक जंग है। वो जानती हैं कि बंगाल की अस्मिता को बचाए रखने का जिम्मा उन्हीं के कंधों पर है। वो कमजोर नहीं पड़ेंगी, वो जानती हैं। जो दिल्ली की सत्ता बंगाल की संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी अस्मिता, उसके ताने बाने को छिन्न भिन्न और तोड़ना चाहती है, वो उसके खिलाफ है। भाजपा की राजनीति क्या है आप सभी जानते हैं। किसी भी राज को तोड़ने के लिए भाजपा 3 स्टेप उठाती है। पहला स्टेप, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियां जैसे ईडी सीबीआई को सक्रिय कर देती है, उनके पीछे दौड़ा देती है। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या बनाती है? दूसरे स्टेप में वो मीडिया में ऐसा माहौल बनाती है कि सरकार गिरने वाली है, पार्टी का अस्तित्व खत्म होने वाला है, पार्टी खत्म होने वाली है। तीसरा स्टेप उठाया जाता है, जो असंतुष्ट नेता होते हैं उनको मोटी रकम, कोई बड़ा पद का लालच दिया जाता है और अपनी तरफ खींच लिया जाता है। यही फॉर्मूला महाराष्ट्र में अपनाया गया, मध्य प्रदेश में अपनाया गया, कर्नाटक में अपनाया गया, लेकिन ये फॉर्मूला बंगाल में नहीं अपना पा रहे हैं। क्यों? बंगाल में यह फॉर्मूला बार बार फेल क्यों हो जा रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बंगाल में भाजपा नेताओं को तो तोड़ सकती है, लेकिन ममता बनर्जी के प्रति जनता का जो भावात्मक जुड़ाव है ना, उसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। 2021 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े ये बताते हैं कि भाजपा ने टीएमसी के लगभग 30 से 40 बड़े चेहरों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। गोदी मीडिया चीख रही थी, अब की बार 200 पार, अब की बार 200 पार। लेकिन जब ईवीएम खुली तो क्या हुआ? टाई टाई फिस हो गया था ना। टीएमसी ने 213 सीटें लाई थी और भाजपा को 77 सीटें मिली थी। आपको याद ही होगा, ये मजेदार डेटा तो सबको याद था। नेता टीएमसी को छोड़कर भाजपा में गए थे, उनमें से 80 से ज्यादा नेता चुनाव हार चुके थे। जनता ने उन्हें गद्दार माना था और उन्हें खारिज कर दिया था। ममता बनर्जी उस डेटा को जानती हैं। वो जानती हैं कि जनता उन पर कितना भरोसा करती है। सिस्टम को हैक करके चुनाव जीतना अलग बात होती है, लेकिन जनता कितना पसंद करती है वो नेता खुद जानता है। उन्हें पता है कि जो नेता जा रहे हैं वो असल में अपना राजनीतिक डेथ वारंट साइन करके जा रहे हैं। जनता नेता को वोट नहीं दे रही थी, जनता दीदी के नाम पर वोट दे रही थी। इसीलिए ममता निश्चित है। वो कह रही हैं कि तुम मेरे पत्तों को तोड़ सकते हो लेकिन मेरे जड़ों को नहीं ला सकते। जड़ें आज भी बंगाल की मिट्टी में धसी हुई हैं, जीवित हैं। ये बात समझ लेनी चाहिए। अब जरा हमारे प्यारे टीवी चैनल के एंकरों की भी बात कर ली जाए, जब इतनी बात हो ही रही है तो। जैसे ही ममता बनर्जी का ये बयान आया, दिल्ली के स्टूडियो में बैठे एंकर के पेट में दर्द शुरू हो गया। भाई साहब ग्राफिक चला रहे थे, ममता का काम डाउन शुरू, टीएमसी में बगावत, क्या दीदी अकेली पड़ जाएंगी, क्या दीदी की पार्टी टूट जाएगी, क्या टीएमसी का अस्तित्व नहीं बचा, यही सब तो दिखाया जा रहा था। अरे भाई आंख खोल कर देखो तो दिखता भी नहीं है क्या? जो महिला खुद कह रही है कि मुझे अकेले रहने में कोई गुरेज नहीं, उसके अकेले पड़ने का जश्न तुम मना सकते हो, वो नहीं। उसे पता है वो अकेले रहे लेकिन तब भी सब पर भारी ही है। एक अकेला सब पर भारी, ये नारा आज ममता पर ठीक बैठ रहा है। एक अकेली महिला जिस इस कदर भाजपा को डरा चुकी है कि सुबह से शाम तक सिर्फ बंगाल पर ही डिबेट कर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दिल्ली की सत्ता ने बंगाल में हर हथकंडा अपना लिया था। कभी राज्यपाल के जरिए सरकार को परेशान किया गया, कभी फंड रोका गया, मनरेगा का पैसा ना देना, गरीब जनता को परेशान करना, ममता के तमाम तरीके की योजनाओं पर पैसा ना लगाना, बहुत सारी चीजें, और कभी केंद्रीय टीमों की बाढ़ ला देना। लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात जैसा ही हुआ। ममता बनर्जी का ये कहना कि मैं खुद दफ्तर को पेंट करूंगी, दरअसल उन एंकरों के मुंह पर एक कालिक पोतने जैसा है, जो दिन रात विपक्ष को खत्म होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि विपक्ष
विपक्ष खत्म होने वाला है। ये बयान दिखाता है कि विपक्ष का मतलब सिर्फ सीटों की संख्या नहीं होती है भाई। विपक्ष का मतलब नेताओं की फौज नहीं होती है। विपक्ष का मतलब होता है प्रतिरोध की भावना, और जब ये भावना जीवित है तब तक लोकतंत्र जीवित है। अगर एक भी शख्स सत्ता के खिलाफ बोल रहा है, मजबूती से बोल रहा है, तब तक लोकतंत्र जीवित है। ये बात समझनी होगी, और ममता ने ये बात बता दी है, समझा दी है, पर समझने वाले तैयार नहीं हैं। एक राजनीतिक दल की असली ताकत कौन होता है, आप ही बताइए। एक राजनीतिक दल असली में पावरफुल कब बनता है? क्या वो सांसद और विधायक के वजह से बनता है जो हर 5 साल बाद अपनी निष्ठा बदल देते हैं? नहीं, असली ताकत होती है वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता जो बिना किसी स्वार्थ के, जो बिना किसी लालच के अपने नेता के एक आह्वान पर लाठी खाने को तैयार हो जाता है, एक बुलावे पर खड़ा रहता है। ममता बनर्जी ने अपनी इस अपील में सीधे तौर पर उसी कार्यकर्ता को संबोधित किया है। वो जानती हैं कि बड़े नेताओं के जाने से पार्टी का शीर्ष खालीपन दिख सकता है, लेकिन जो जमीनी कार्यकर्ता है उसकी जमीन पर डटा होना बहुत जरूरी है। अगर पार्टी जमीन से टूट जाती है तो नेतृत्व बचे रहने का कोई मतलब नहीं होता। ममता ने उन्हीं जमीनी कार्यकर्ता को टारगेट करते हुए उनमें जान फूकी है। नेतृत्व को कभी भी तैयार कर लिया जाएगा। एक कार्यकर्ता अपनी 70 साल की नेता को जब सुनता है कि वो ये कह रही है कि मैं खुद दफ्तर की दीवारें पेंट करूंगी, उसके भीतर कितना जोश भरा होगा आप समझिए। वो सोचता होगा कि मेरी दीदी की इतनी उम्र हो गई है, इतनी बाधाओं के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं है, तो मैं क्यों पीछे हटूं? यही है वो मास्टर स्ट्रोक जो ममता ने धीरे से खेला है। यही असली मास्टर स्ट्रोक है। मतलब आप समझ रहे हैं, रोज टीवी पर जो दिखाया जाता है उससे बेहतर ये मास्टर स्ट्रोक है जो ममता ने अपनी गिरती हुई नींव पर लगा दिया है। भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी तो यही है, उसके पास भाड़े के टट्टू बहुत हैं जो या तो पैसे या डर के उसके साथ खड़े हैं, लेकिन उसके पास जो विचारधारा भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता है वो नहीं है। वो ममता दीदी के पास है। बंगाल की राजनीति का इतिहास रहा है, वहां विचारधारा और जज्बा सबसे ऊपर रहता है। जो कोई भी बंगला की अस्मिता को चुनौती देने की कोशिश करता है, बंगाल की जनता उसको स्वीकार नहीं करती है। दोस्तों, आज देश में लोकतंत्र बहुत नाजुक मोड़ पर चल रहा है। एक तरफ व्यवस्था है, पूरे देश में एक राष्ट्र एक पार्टी का एजेंडा लागू किया जा रहा है। वो चाहते हैं कि कोई विपक्ष ना बचे, कोई सवाल पूछने वाला ना बचे, कोई ऐसा ना बचे जो आंखों में आंखें डालकर ये कह सके कि तुम गलत हो। ऐसे दौर में ममता बनर्जी जैसे नेता का होना बेहद ही जरूरी है और बहुत खास भी है। उनके तौर तरीके से, उनके राजनीति से असहमति हो सकती है। मतलब समझ रहे हैं ना, उनकी राजनीति से किसी को भी असहमति हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में असहमति का ही तो सम्मान होना चाहिए। लेकिन उनके जज्बे को कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं मानती हूं कि उनके राजनीति करियर में बहुत कमियां रही होंगी, उसकी आलोचना होनी चाहिए, बेशक होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से एक अकेली महिला खड़ी है उसे फाइटर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। उन्होंने हमेशा अपने आप को एक आयरन लेडी के रूप में प्रेजेंट किया है। जब वो ये कहती है ना कि जिसे जाना है वो जाए, वो वास्तव में इस देश के पूरे विपक्ष को एक रास्ता दिखा रही हैं। वो ये कह रही हैं कि डरना बंद करो, अगर तुम डरोगे तो तुम्हें डराया जाएगा। वो कह रही हैं कि अगर तुम झुकोगे तो तुम्हें झुकाया जाएगा। वो कह रही हैं कि खड़े हो जाओ, अपनी जमीन पर लौट जाओ, जनता के बीच जाओ। अगर दफ्तर बंद हो जाएं तो सड़कों पर जाओ, सड़कों को दफ्तर बनाओ। अगर संसाधन खत्म हो जाएं तो हाथों को ही हथियार बना लो, एक पोस्टर लो, उस पर खुद लिखो और खुद ही चिपकाओ। इतनी खराब स्थिति तो ना तो विपक्ष में किसी भी नेता के पास है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो अखिलेश भी इतने गरीब नहीं हुए हैं, ना ही उनके कार्यकर्ता की इतनी कमी हुई है कि वो इस तरीके का अडिग और ऐसा विश्वास दिखा पाए जैसा ममता ने दिखाया है। जब विपक्ष एक होगा और इस तरीके का विश्वास आएगा तभी तो क्रांति आएगी। इस वीडियो पर आपकी जो राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।